तो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब सकुशल होंगे। हम 2 दिनों के गैप के बाद मिल रहे हैं। मैं कहीं बिजी था एक दिन तो संडे था और कल एक ओपीपी थी, तो जिसकी वजह से सेशन नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली जो हेल्थ इश्यूज हैं उसके बारे में मैं एक सीरीज ऑफ सेशन रखूंगा, जिसमें से मेरा आज दूसरा दिन है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि 40 की उम्र के बाद बोन और जॉइंट्स का जो हेल्थ होता है वो डिटोरिएट हो जाता है, पुअर हो जाता है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि 40 के एज के बाद ऐसा क्या है जो होता है। ऐसा क्यों होता होता तो है, सबको पता है, लेकिन क्यों होता है, क्या चीजों की हमें सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो, और क्या हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए ताकि इसको हम डिले कर सकें, रोक सकें, ना होने दें। और अगर बाई चांस आप में से किसी को हो चुका है या आगे किसी को हो जाता है, उसको रिकवर कैसे करें। तो पहली बात तो ये एक प्रूवन चीज है कि 40 की उम्र के बाद मेल और फीमेल दोनों में बोन हेल्थ डिटोरिएट होने लगा। उसके कई सारे रीजन हैं जिसमें हम बात करेंगे। प्रमुखता से जो हम लोग जानते हैं कि जो रीजन्स के मामले में वो है कि जो बोन का फॉर्मेशन है वो स्लो हो जाता है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि बोन का फॉर्मेशन क्यों स्लो हो जाता है। उसके बाद बोन का जो डिक्रीज है, डिक्लाइन है, बोन का जो रिजॉर्प्शन है कह सकते हैं, वो भी स्पीड अप हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके अलावा जो हार्मोनल चेंजेस भी बोन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फीमेल में मेनोपॉज के नजदीक जैसे जैसे वो होने लगती हैं तो उनका एस्ट्रोजन लेवल्स जो है वो ड्रॉप करने लगता है, एस्ट्रोजन कम बंद होने लगता है, तो जिसकी वजह से बोन हेल्थ डिटोरिएट होती है। और मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने से बोन हेल्थ डिटोरिएट होती है। ये दोनों ही चीजें, हार्मोन्स कैसे लिंक करते हैं बोन से और उसके पीछे क्या जिम्मेदार है, शरीर में ऐसी क्या चीज होती है जो दोनों को अफेक्ट कर देती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो एज होती है, जो पीक बोन मास, जो हमारा 30-32 की एज तक पीक बोन मास पे पहुंच जाता है। उसके बाद बोन का जो फॉर्मेशन है, वो कोई डैमेज हुआ, कुछ हुआ, टूट फूट हुआ तो वही होगा। बाकी जो नॉर्मल रिपेयर है उसके लिए तो बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। 35 हद से 40 तक पहुंचते पहुंचते बोन का जो ग्रोथ का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, नए बोन सेल्स बनने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। और उसके बाद जो बोन का रिजॉर्प्शन है वो भी बढ़ जाता है। रिजॉर्प्शन मतलब डिक्लाइन, बोन के सेल्स का डेड होना, बोन का वीक होना, वो भी बढ़ जाता है। और इसकी वजह से कई तरह के, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें, एवियन की प्रॉब्लम कई लोगों में हो जाती है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है। उसके लिए और भी कुछ कुछ चीजें जिम्मेदार हैं, हमारे शरीर के दूसरे सिस्टम्स, दूसरे ऑर्गन, उसके बारे में भी आज जानेंगे। कैसे बचना है ये भी जानेंगे। जो प्रोसेस है जिससे बोन के टिश्यूज टूटते हैं और जो बोन का फॉर्मेशन का रेट अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से बोन की डेंसिटी, बोन का जो घनत्व है वो कम होने लगता है। ये सारी चीजें, जिसमें हार्मोनल चेंजेस भी हैं कि जो वुमेन में जैसे जैसे वो मेनोपॉज के नजदीक पहुंचेंगी और प्री मेनोपॉज का जो पीरियड होता है उसमें उनका एस्ट्रोजन लेवल डाउन होने लगता है, उस समय से बोन वीक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मेनोपॉज तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर महिलाओं को सीढ़ियां चढ़ते वक्त, उतरते वक्त घुटनों में दर्द, बहुत देर खड़े रहे या लंबा चले तो पैरों में दर्द, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जो मेन है, जो पुरुष है, पुरुष में भी जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो आप देखेंगे कि बोन भी उनका वीक होना शुरू हो जाता है। और ये दोनों ही चीजें लिंक करती है किडनी हेल्थ से, क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो बोन के लिए भी जिम्मेदार है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, और उसके अलावा वो हमारे हॉर्मोन्स के बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार है। तो इसके लिए अब इसमें चीजें क्या क्या चीजें हैं जो इन चीजों को ट्रिगर करती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ट्रिगर करती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम में लोगों के लिए फैक्टर बन रहा है वो दो। एक तो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, और दूसरा पुअर डाइट और डाइजेस्टिव हेल्थ। इसके अलावा थोड़ा बहुत स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन अभी आप समझेंगे कि मैंने बात की अभी विटामिन डी की, विटामिन डी की बात की। आप में से कितने लोग हैं, मैं बस जानना चाहता हूं, पूछूंगा नहीं, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि विटामिन डी का बोन के हेल्थ में क्या रोल है और विटामिन डी का किडनी से क्या कनेक्शन।
प्लीज रेज योर हैंड्स, कितने लोग जानते हैं? किसी को भी नहीं पता? बस एक को पता है? ये तो बहुत गलत बात है। मैं एमडीएम के सेशंस में बताता रहता हूँ आप लोगों को। हाँ, दो दो हाथ उठे अभी तक। दिस इज ऑल्सो पुअर। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि बोन का क्या हेल्थ है। हमारे बोन के फॉर्मेशन में, हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज संध्या जी और शशि बाला जी, लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है, हाथ नहीं उठाते हैं। और जो एमडीएम का क्लास अटेंड करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, उन लोगों के लिए तो बहुत ही शर्म की बात है कि आप लोग क्लास अटेंड करते हैं लेकिन अभी हैंड रेज नहीं कर रहे। आपको पता ही नहीं है कि बोन में क्या क्या चीजें लगती है और किडनी का क्या रोल है इसमें। तो वाकई में शर्म की बात है। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ, उन लोगों को मैं एमडीएम क्लास तो अटेंड नहीं करने दूंगा अब, अगर उनका बैच पूरा हो चुका है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। हम लोग जनरली लोग क्या समझते हैं कि बोन के हेल्थ में केवल कैल्शियम चाहिए। बोन की प्रॉब्लम हुई, कैल्शियम की गोलियां लेनी शुरू। ज्यादा बहुत सारे लोग, थोड़े जो ज्यादा समझदार हैं, वो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों को लिंक करने लगे हैं आजकल। लोग कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर्स भी देते हैं कैल्शियम और विटामिन डी। लेकिन आपके बोन के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बोन के फॉर्मेशन के लिए, बोन के स्ट्रेंथ के लिए जरूरी हैं, जिसमें कैल्शियम तो मेन है ही। मिनरल्स में अगर बात करें, कुछ उसमें मिनरल्स हैं, कुछ विटामिन हैं, दूसरे फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मिलाकर के कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। और वही जिम्मेदार होता है बोन के स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ और उसकी हार्डनेस के लिए। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है बोन पे, और बोन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपके बोन में कैल्शियम फॉस्फेट कितना है। तो बेसिकली कैल्शियम और फास्फोरस, ये कैल्शियम के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है जो आपके बोन की हेल्थ के लिए जरूरी है। उसके अलावा है मैग्नीशियम। बोन की हेल्थ के लिए मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में जितना मैग्नीशियम होता है, उसका 60-70% हमारे बोन में ही होता है। तो बोन की हेल्थ के लिए मैग्नीशियम भी जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज जो जरूरी है, मैग्नीशियम बेसिकली बोन के जो सेल्स के जो रीजनरेशन है ना, उसको ट्रिगर करता है, और उस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है जिंक, बहुत जरूरी है। उसके अलावा है पोटेशियम। पोटेशियम भी बहुत जरूरी है कि, क्योंकि वो जो बोन का डिटोरिएशन होता है, बोन का जो, बोन से जो कैल्शियम का लॉस होता है, वो नहीं होने देगा। तो बोन बना तो दिया आपने, कैल्शियम ले लिया, फास्फोरस ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, जिंक ले लिया आपके डाइट में, बोन आपका बन रहा है। लेकिन अगर पोटेशियम की कमी है आपके डाइट में, तो जितनी तेजी से बनेगा उतनी तेजी से बोन लॉस भी। तो आपके डाइट में पोटेशियम भी होना चाहिए। उसके अलावा विटामिन में विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही आपका जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम। क्योंकि कैल्शियम जो आप खाते हैं, खान पान के तौर पे लो या टैबलेट्स और गोलियों के तौर पे लो, वो विटामिन डी की वजह से ही एब्जॉर्ब होता है आपके ब्लड में। आपने खा लिया, पेट में गया, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हड्डियों तक पहुंचेगा कैसे? तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन डी जो नेचर में मिलता है हमें, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो किडनी उसको एक्टिवेट करता है। किडनी अगर उसको एक्टिवेट ना करे तो वो काम नहीं करेगा, वो हेल्प नहीं कर पाएगा जो कैल्शियम है उसको ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाए। तो यानी आपकी किडनी का हेल्थ भी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जो किडनी डिजीज के लोग होते हैं, सीकेडी के पेशेंट, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले, जिनको बहुत समय से किडनी का इश्यू है, तो वो लोग को भी हड्डियों की से रिलेटेड समस्याएं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसी समस्याएं होने लगती है। उनके बोन और जॉइंट्स वीक होने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन के है। विटामिन के एसेंशियल है, जो बोन का जो प्रोटीन है ना, उसको सिंथेसाइज करने के लिए, और बोन के मिनरलाइजेशन के लिए, बोन के स्ट्रक्चर को डेंस बनाने के लिए। मतलब जो कैल्शियम लिया गया वो जाकर के हड्डी में एब्जॉर्ब हो, अगर ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझो, तो उसके लिए जरूरी है विटामिन के। उसके अलावा जरूरी है विटामिन सी, क्योंकि बोन को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने के लिए कोलेजन का फॉर्मेशन जरूरी है। कोलेजन जरूरी है, उसके ऊपर, हड्डियों के ऊपर भी छाला जैसा बनता है।
तो उसके लिए विटामिन B12 और विटामिन सी और विटामिन ए, ये तीन चीजें जरूर। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी होता है जो कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। उसके अलावा विटामिन ए और विटामिन B12। अगर विटामिन ए की कमी हो तो ऑस्टियो आर्थराइटिस होने की समस्या बढ़ जाएगी। बिकॉज बोन में ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो बोन के सेल्स बनेंगे, वो प्रक्रिया को संपादित करता है विटामिन ए। तो वो अगर नहीं होगा तो बोन के नए सेल बनेंगे नहीं। जो हड्डियां, जो खुद हड्डियों के जो सेल हैं, वो नए सेल बनना, और एक जो मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को कि पुराने सेल भी खुद को डुप्लीकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उससे भी नए सेल बनते हैं। तो उस प्रक्रिया को संपादित करने के लिए विटामिन ए जरूरी है। और उसके अलावा जो विटामिन B12 है, वो बोन की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब बोन के सेल्स को, उसके टिश्यूज को आपस में बांध के रखने के लिए जरूरी है। जैसे बोन हमारे बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, तो वैसे ही विटामिन B12 जो है वो बोन के सेल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक। यानी कुछ चीजें हैं जिनकी कमी होने से बोन बनेगा नहीं मजबूत, और अगर कुछ चीजें हैं जिनकी कमी की वजह से बोन रहेगा नहीं मजबूत। कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, और विटामिन B12 हो गया। ये सारी चीजें आपके डाइट में सफिशियंट अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिसमें है प्रोटीन और कोलेजन। वो भी जरूरी है क्योंकि प्रोटीन से कोलेजन बनता है, प्रोटीन से बोन के सेल्स मजबूत होते हैं। बोन में आप लोग सोचते हैं खाली कैल्शियम होता है, ऐसा नहीं है। अगर बोन के वॉल्यूम की बात करें, हड्डियों के वॉल्यूम की बात करें, तो उसमें वॉल्यूम के हिसाब से 40 से 50% प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हड्डियों में लचीलापन भी होता है। तो वो अगर नहीं है, अपने को जो लोग वेजिटेरियन है उनको तो नहीं अंदाजा होगा, जो नॉन वेज होंगे वो देखते होंगे कि जब हड्डियां होती है ना, उसके ऊपर एक मेस जेल, जाली जैसा फाइबर रहता है, फाइबर का लेयर रहता है बोन के ऊपर। वो प्रोटीन का लेयर है, वो कोलेजन है। तो ये सारी चीजें हैं। यानी अगर आपके डाइट में ये सब चीजें कम हैं, तो आपका बोन कमजोर होगा और आपको ये सब प्रॉब्लम होंगी। तो अब इन चीजों से बचना कैसे? इन चीजों से बचना कैसे, यानी आपको अच्छा न्यूट्रिशस डाइट लेना है। एक चीज, पहली चीज तो आपका डाइट न्यूट्रिशस होना चाहिए। आपके डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। और ये चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक आप खूब सारे कलरफुल फल और सब्जियां नहीं खाएंगे। ये सारी चीजें आपके डाइट में नहीं होगी। और वो जो फल और सब्जियां होनी चाहिए वो भी छिलके के साथ। क्योंकि कलर कहाँ होता है? किस फल और सब्जी के अंदर कलर देखते हो? बहुत कम। 90% जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, वो फलों और सब्जियों के छिलके में होती है, कलर में होती है। उनको वो कलर ही उसी वजह से मिलता है जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन आज के समय में समस्या, जो पिछले सेशन में भी मैंने बताया था, एडल्ट्रेशन का। आप एप्पल खाते हैं, बहुत सारे लोग एप्पल का छिलका छील के खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर वैक्स की पॉलिश का खतरा है। सभी सब्जियों के साथ हम ऐसा ही करते हैं। जहां पे कलर होता है, गोभी खाते हैं, डंठल हटा देते हैं। करते हैं ना, आलू को भी छील देते हैं। क्योंकि हमें उन जो उसमें टॉक्सिन्स हैं, जो जहर है, जो ऊपर पॉलिश किया गया है, जो ऊपर स्प्रे किया गया है, ये सारी चीजों से भी बचना है। लेकिन उसको बचने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जितनी फायदेमंद चीजें हैं वो हटा देते हैं। तो हमारे बॉडी को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते ही नहीं। वैसे ही जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि मल्टी क्रॉपिंग की वजह से न्यूट्रिएंट्स है नहीं। खाने पीने की चीजों में 6-7 गुना कम हो गए न्यूट्रिएंट्स, जितना उसमें होना चाहिए। अब विटामिन सी की बात की, आप सोच रहे हो कि भाई मैं मिर्ची खा रहा हूं तो विटामिन सी मिल रहा है, लेकिन पहले की तरह तीखी मिर्ची मिलती है क्या? जिन लोगों की भी उम्र 50-55 साल की है, वो बताइए मुझे, 25-30 साल पहले मिर्ची जितनी तीखी मिलती थी उतनी तीखी मिलती है क्या अभी?
कोई भी फल सब्जी में वैसा टेस्ट आता है क्या? तो क्योंकि उसके अंदर जो ओरिजिनल टेस्ट वो आता है कि वो जमीन से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है। एक तो वो जमीन से कम एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है वो केमिकल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसलिए वो ओरिजिनल टेस्ट नहीं है। तो एक तो न्यूट्रिएंट वैसे ही कम है, ऊपर से आप उसका छिलका हटा करके या हाई फ्लेम कुकिंग करके या बैक्टीरिया वायरस ये सब ना हो उसकी वजह से उबाल के कुछ लोग सब्जी बनाते हैं, पहले सब्जियों को उबालते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, तो बहुत सारी चीजें। तो अगर स्वास्थ्य के सुरक्षा, जैसे पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को सलाह दी थी कि टीएनस का फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर इस्तेमाल कीजिए, ताकि टॉक्सिन से, जहर से, जो जहर आपके खाने के थ्रू आपके शरीर में पहुंचाया जा रहा है उससे आपका और आपका परिवार का बचाव हो सके। लेकिन अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो वो जहर से तो बचा देंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट डाल तो नहीं सकते उसमें। तो अगर आपका खाना पीना न्यूट्रिएंट से भरपूर नहीं है, और आप, या फिर आप श्योर नहीं हो कि आपके खाने पीने से कितना न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है आपके खाने पीने की, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। जैसे ही आप 40 की एज में पहुंचने लगो, आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। कभी प्रोटीन ले लिया 1-2 महीने, कभी 1-2 महीने कैल्शियम मल्टीवाइटमिन ले लिए, इस तरह से रेगुलर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 महीने 2-3 महीने करके बदल बदल के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। 2-3 महीने जिंक ले लिया, 2-3 महीने जिंक मैग्नीशियम ये सबसे का मिक्स आता है, तो वो सब लेना चाहिए। तो इससे तो वो कमी दूर हो जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्यों? लेकिन फिजिकल एक्टिविटी से पहले एक और फैक्टर आता है, वो आता है डाइजेशन। मैंने आपको बताया जैसे प्रोटीन है या कैल्शियम है, ये सब तो हमें प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है, ग्राम्स में चाहिए होता है। लेकिन जो बाकी चीजें हैं, विटामिन हैं या दूसरे मिनरल्स हैं, वो हमें माइक्रोग्राम्स में चाहिए। एमसीजी, मेडिसिन पे भी वो फॉर्मुलेशन लिखा था ना, एमसीजी, माइक्रोग्राम्स। 1 ग्राम कितना होता है आप सब जानते हैं। 1 ग्राम, आप कोई मान लो जो 1 ग्राम का भी 10वां हिस्सा, उसका भी 20वां हिस्सा कोई चीज आपको चाहिए। आपके खाने में अगर वो चीज है भी, या आप सप्लीमेंट के फॉर्म में ले भी रहे, लेकिन इमेजिन करो कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं। आपने खाना खाया जिसमें आपको ये सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, या सप्लीमेंट लिया जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट हैं जो माइक्रोग्राम वाले हैं वो भी है, लेकिन वो पूरी तरह डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। या एसिडिटी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से डाइजेशन के दौरान वो बर्न हो गया। क्योंकि प्रोटीन, हाई डोज ऑफ प्रोटीन या हाई डोज ऑफ मल्टीवाइटमिन जिस भी खाने या सप्लीमेंट में है, वो खाने के बाद बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की समस्या हो। आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर आपको मल्टीवाइटमिन प्रेस्क्राइब करता है या इस तरह की कोई मेडिसिन जिसमें ये सब चीजें होती हैं, तो वो आपको सुबह सुबह खाने के लिए एक एंटासिड भी दे देता है, पेंटाप्रेजोल या कुछ भी। देखा है ना बहुत सारे लोग, कोई भी प्रेस्क्रिप्शन उस पर, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं कि आजकल हर किसी को एसिडिटी। लेकिन समस्या क्या है कि लोग एसिडिटी होने के बाद खुद को दोषी नहीं मानते, अपने डाइजेशन सिस्टम को दोषी नहीं मानते। बोलते नहीं, मैं क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ पेशेंट से ऑन डेली बेसिस, तो जब भी मैं उनसे पूछता हूँ आपको एसिडिटी होती है, नहीं एसिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी कभार कुछ खा लेते हैं, लाइक कभी बाहर खा लिया, चाय पी ली, चना खा लिया तो एसिडिटी हो जाती है। मतलब गलती उनकी नहीं है, ना ही उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की गलती है, गलती है चने की, गलती है चाय की, गलती है बाहर के खाने की, कि मतलब बाहर का खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, चना खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। चने की गलती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि जिस दिन आपके घर में चना बनता है उस दिन अगर आपने खा लिया तो आपको एसिडिटी हो जाती है? बोले हाँ। मैंने कहा क्या सबको हो जाती है? बोले नहीं, सबको तो नहीं होती। फिर मैं पूछता हूँ अगर चने की वजह से एसिडिटी होती तो सबको होनी चाहिए ना। एक ही घर में चना बना, एक ही चना सबने खाया, तो सबको क्यों नहीं होती है? तब उनको समझ में आता है वो चने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। लेकिन ये चीज ज्यादातर लोग रियलाइज नहीं करते। तो अगर ऐसा कुछ होता है, किसी को दूध पीने से एसिडिटी हो रही है या गैस बन रही है, किसी को कुछ खाने से हो रही है, किसी को, तो वो उस चीज को अपने लिए एलर्जिक मान लेते हैं और वो खाना बंद कर देते हैं।
तो ऐसे केस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीजें तो आपको मिलनी बंद हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपके अंदर प्रॉब्लम है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने ही नहीं दे रहा, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और ये जो एज की मैं बात कर रहा हूँ, 35, 40, 45, इस एज तक आते आते एक और समस्या, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कैसे कम हो, लोग काम धंधे वाले हो जाते हैं, काम धंधा करने लगते हैं, एक तो उसकी प्रॉब्लम है। दूसरा, बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो बहुत सारे काम जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो बच्चे करने लगते हैं। इस एज तक आते आते घर में सेटलमेंट होने लगती है, पैसा भी आने लगता है, कमाई उमाई थोड़ी स्टेबल हो जाती है, तो घर में डोमेस्टिक हेल्प्स बहुत सारी हो जाती हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी घटने की वजह से, पहला, खाने में न्यूट्रिशन ना होना। दूसरा, खाने में न्यूट्रिशन तो ले लिया या सप्लीमेंट तो ले लिया, लेकिन वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तीसरा, अगर वो भी ले लिया, वो भी कर लिया, डाइजेशन भी ठीक कर लिया, सप्लीमेंट ले लिया, खाना अच्छा खा लिया, डाइजेशन ठीक कर लिया, या ट्रीटमेंट ले लिया, डाइजेशन ठीक कर लिया। डाइजेशन सिर्फ इतना कर सकता है कि जो आपने खाना खाया है उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको वो एब्जॉर्ब करा दे आपके ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, पुअर मींस लोग सोचते हैं कि ब्लॉकेज है शरीर में, कहीं नहीं। पुअर मतलब जितना ब्लड जिस सेल तक पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच रहा है, उतनी तेजी से नहीं पहुंच रहा है, तो उस केस में आपके हड्डियों तक वही न्यूट्रिशन जितना पहुंचना चाहिए या जितनी तेजी से पहुंचना चाहिए, पहुंचेगा क्या? क्योंकि आप कैल्शियम भी खा रहे हो, प्रोटीन भी खा रहे हो, मैग्नीशियम भी खा रहे हो, जिंक भी खा रहे हो, फास्फोरस भी खाने में है आपके, विटामिन ए भी है, सी भी है, डी भी है, विटामिन के भी है, विटामिन B12 भी है, सब कुछ है आपके खाने में। आपने डाइजेशन भी ठीक रखा है अपना, वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद क्या सीधे हड्डियों में पहुंच जाता है क्या? हड्डियों में पहुंचता कैसे? हड्डियों में पहुंचता कैसे? हड्डियों में वो पहुंचता है ब्लड के साथ। जो भी न्यूट्रिशन आप खा रहे हो वो खून में एब्जॉर्ब, बॉडी में एब्जॉर्ब होने का मतलब है ब्लड में एब्जॉर्ब होना। ब्लड उसको बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचाता है, और उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जिस जिसके लिए वो चाहिए, जिस जिस ऑर्गन को चाहिए, वहां पे जाकर के वहां के सेल्स उसको ब्लड से लेते हैं। तो अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी हड्डियां गाड़ी की तरह है कि गाड़ी कम चलाएंगे तो मजबूत रहेगी, तो ऐसा नहीं है। ये जो बॉडी की जो गाड़ी है आपकी, इससे अगर आप कम हरकत कराएंगे तो ये कमजोर होता है, ये कमजोर होगा। तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन का भी बहुत रोल है, यानी फिजिकली आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। तो एक तो ये हो गया, एक उसका सिंपल माना जाता है कि या तो सुबह शाम फास्ट वॉक पे चले जाओ, या दिन भर में अगर आप 15,000 स्टेप चल लेते हो। आजकल तो स्टेप काउंटर सबके घड़ियों में, मोबाइल में रहता है, ये मोबाइल में भी वो फीचर है, मोबाइल आपके जेब में अगर रहता है तो वो भी बता देता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि 40, 45, 50 की उम्र आते आते वजन बढ़ने लगता है। तो अब कौन सा रिश्ते आने वाले हैं, अब कौन सा गर्लफ्रेंड बनाना है, अब कौन सा बॉयफ्रेंड बनाना है, वजन बढ़ भी गया तो चलेगा, फिकर नॉट, है ना? आलस भी, लेकिन बहाना तो वही बनता रहे, अब कौन सा शादी होने वाली है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को तो डिजाइन किया गया है आइडियल वेट के साथ जीने के। इसलिए आइडियल वेट चार्ट होता है ना, वो तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि अगर आपकी हाइट और आपका जो जेंडर है उसके हिसाब से किस एज में, किस एज ब्रैकेट में आपका क्या वजन होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। ये प्रेस्क्राइब लिमिट है, उससे 5%, 7% ऊपर नीचे हो गया चलता है, उतना तो बॉडी, 10% भी ऊपर नीचे हो गया चलता है। मान लीजिए आपका आइडियल बॉडी वेट आपके जेंडर और आपके एज के हिसाब से 60 किलो होना चाहिए, 65 हो गया चलेगा, उतना बॉडी झेल लेगी। लेकिन 75 हो गया, 80 हो गया, तो नहीं चलेगा। आपने आपने एक पिलर बनाया, आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से या किसी से नक्शा बनवाया, उसने पिलर में बोला इतना मोटा रॉड डालो, आपने उसको बोला मुझे को एक मंजिला मकान बनाना है।
आपने उसको बोला कि मेरे को एक मंजिला मकान बनाना है, तो उसने उसके हिसाब से बता दिया। उसके बाद उस पर 5 मंजिल खड़ी कर दो आप, तो उस पिलर का क्या हाल हो, बताओ। अब ट्रक में कार का पहिया लगा दो और ट्रक जितना सामान लाद दो, तो क्या हाल होगा उस टायर का। तो यही हमारे शरीर के साथ होता है जब हमारा वजन बढ़ता है। तो वजन बढ़ता है तो भी आपके जॉइंट्स पे, आपके बोन्स के हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज है, जब आपका मसल मास, वजन बढ़ने से आपका मसल मास घटता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वजन घटाने के चक्कर में अपना जो लीन मसल मास है उसको खो देते हैं। अगर आप केवल कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। वजन घटाने का सबसे दो पॉपुलर तरीका क्या है, दुनिया में दो सबसे पॉपुलर तरीका क्या है वजन घटाने, जो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है, डाइटिंग और कार्डियो। सबसे पहले यही दो चीजें लोगों के दिमाग में आती है, और ये दोनों ही चीजें आपका वजन घटाने के लिए, आपका लीन मसल मास सबसे पहले घटाती है। मसल्स वीक होंगे तो मसल और बोन दोनों मिलके आपके बॉडी का वजन उठाते हैं। मसल्स वीक होने से अगर आपका एक्स्ट्रा वेट नहीं भी है, तो भी आपके जॉइंट्स पे और आपके बोन्स पे एक्स्ट्रा वेट आने लगे, क्योंकि जो मसल का हिस्सा था वो भी अभी बोन को उठाना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से भी जॉइंट हेल्थ खराब होती है, बोन हेल्थ खराब होती है, जॉइंट पेन वगैरह के इश्यू होते हैं। और अगर आपका डाइजेशन पुअर है, खासतौर पे अगर आपको लिवर का इश्यू है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस ठीक से नहीं होता है, तो उसकी वजह से मसल की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मसल वीक होना शुरू हो गया तो धीरे धीरे फिर, क्योंकि जो जॉइंट्स है, जो जुड़े हुए हैं वहां पर, जैसे आपका ये मेडिकल आई मुड़ रही है, तो अगर ये हड्डी होती है यहाँ पे, तो ये मुड़ता कैसे, हड्डी तो मुड़ नहीं सकती ना। यानी यहाँ पे ये दो हड्डियां जुड़ी हुई है, वो जुड़ी काहे से, वहां पे जोड़ जोड़ जुड़ने के लिए और जोड़ को मजबूत रखने के लिए कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडम्स होते हैं। ये तीनों ही मसल्स के बने हुए हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो खास तौर पे जॉइंट के केस में, जॉइंट हेल्थ के लिए आपका लिवर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपका लिवर हेल्थ अच्छा नहीं है, तो बाकी जो दूसरी बीमारियां होती है वो तो होती है, लेकिन आपको जॉइंट प्रॉब्लम होने से कोई नहीं बचा सकता। अब एक दूसरा मिथ भी है। कई लोग आपके पास आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि घुटने में दर्द होता है। और जो लोग एक्यूलाइफ इस्तेमाल करते हैं, वो आप एक बार चेक करके देखना, आपके पास बंदा आया है केवल घुटने का दर्द लेकर के, आप उसका घुटना चेक करोगे, घुटने का पॉइंट आएगा, क्योंकि घुटने में दर्द है उसको तो पता है। लेकिन उसके बाकी जॉइंट्स भी आप चेक करेंगे तो वो पॉइंट भी आते हैं। लेकिन वो बोलेगा नहीं, और किसी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका एक्यूलाइफ कह रहा है कि इसके बाकी जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है। और एक्यूलाइफ आप जानते हैं दुनिया का इकलौता डिवाइस है जिसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी डिटेक्शन डिवाइस या डायग्नोसिस डिवाइस का अवार्ड मिला हुआ है। तो एक्यूलाइफ तो झूठ नहीं बोलेगा। और जो बंदा आया है आपके पास, वो भी क्यों झूठ बोलेगा। वो जब ठीक होने आया है तो खाली एक ही घुटना ही क्यों ठीक कराएगा, उसको जहां भी पेशेंट तो भले ही दो चार प्रॉब्लम और बढ़ा के बोल देता है। तो बेसिकली दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। घुटना हमारे बॉडी का ऐसा जॉइंट है जो उठने में, बैठने में, चलने में, हर चीज में उस पर प्रेशर आता है। जब आप मान लो मैं कुर्सी पे बैठा हूं, अगर मैं उठ के खड़ा हूं, तो क्या मेरे हाथों पे जो कलाइयों पे जोर आएगा, एल्बो पे जोर आएगा, शोल्डर्स पे जोर आएगा, गर्दन पे जोर आएगा। सबसे ज्यादा जोर कहाँ आएगा, घुटने पे आएगा। थोड़ा बहुत एंकल्स पे और कमर पे आएगा। मैं चलूंगा तो एंकल्स पे, घुटने पे, कमर पे जोर आएगा। मैं जमीन पे बैठ करके उठूंगा, मैं सीढ़ियां चढ़ूंगा, मैं सीढ़ियों से उतरूंगा, हर चीज में घुटने पे सबसे ज्यादा जोर आता है। इसीलिए जब आपके लिवर के हेल्थ की वजह से या किसी और दूसरे हेल्थ की, दूसरे प्रॉब्लम की वजह से
आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, तो सबसे पहले वो पता आपको चलता है घुटने में, क्योंकि घुटने में सबसे ज्यादा होती है। शुरुआत सब में एक साथ होती है, लेकिन घुटने का प्रोग्रेशन फास्ट होता है प्रॉब्लम का, तो तेजी से बढ़ता है, और उस पर वेट ज्यादा पड़ता है, तो वो दर्द का एहसास आपको सबसे पहले होता है। यानी आपका पेशेंट झूठ नहीं बोल रहा, उसको वाकई में दूसरी जगह पे दर्द का एहसास नहीं है अभी, लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है, बाद में दर्द का एहसास उसको वहां भी होगा। ज्यादा शुरुआत में बस घुटना और कमर ज्यादातर लोगों को ये पता चलता है। रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में दर्द, तो लोगों सोचता है ये स्पाइन की प्रॉब्लम है, अलग से नहीं। रीढ़ की हड्डी भी बहुत सारे हड्डियों के छल्लों का जॉइंट ही है वो। बहुत सबसे ज्यादा जॉइंट्स रीढ़ की हड्डियों में, जिसमें सबसे ज्यादा जोर किस पे पड़ता है? सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन, और सैक्रल स्पाइन, जो कमर और जो टेल बोन वाला जो हिस्सा होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा दर्द की प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपके जॉइंट्स के हेल्थ को वीक करती हैं, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ना। वो क्रिस्टलाइज होकर के आपके जॉइंट्स में जमा होना था, ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाता है। यूरिक एसिड अगर उसमें है तो वो हेवी पार्टिकल्स क्रिस्टल वाले वो नीचे बैठ जाते हैं, नीचे से ब्लड तो ऊपर आ जाता है, यूरिक के क्रिस्टल को छोड़ देता है। तो वो आपके एंकल्स में, पैरों की उंगलियों में, फिर जो आपकी एक्सट्रीमिटीज होती है, हाथों के जॉइंट्स में जो खाली स्पेस होता है उसमें जमना शुरू हो जाता है, और वहां पे कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर। बहुत सारे लोगों को थोड़ा डाउट होता है थोड़ा बहुत में, वो समय ब्लड टेस्ट कराते थे, उस समय इतना नहीं बढ़ा होता है, और जो भी बढ़ा है वो क्रिस्टलाइज होकर के जमा हो गया है जॉइंट्स में। तो ब्लड में तो मिलेगा नहीं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, तो उनको लगता है यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है। तो बाद में उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने के साथ साथ वो प्रॉब्लम तो होती है, दूसरी प्रॉब्लम वो रोमेटिज्म को भी ट्रिगर करता है। रोमेटाइड आर्थराइटिस को धीरे 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 सारे जॉइंट्स को वो परेशान करना शुरू कर। तो इसीलिए आपको अगर अपने जॉइंट हेल्दी रखने हैं, तो आपको अपने डाइजेशन का बहुत जबरदस्त ख्याल रखना होगा। थोड़ी बहुत गैस बनती है, कोई सीरियसली नहीं है। एसिडिटी होती है, कोई सीरियसली नहीं है। डकारें आती है, आप अपने घर में देखेंगे अपने एल्डरलीज को, खान डकार लेते रहते हैं, आज गैस बन गया, थोड़ा सा देर भूखे रह गए, गैस बन गया, एसिडिटी हो गई, लेकिन उसके लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। जब बहुत ज्यादा परेशानी, जलन, छाती में कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, तब जाएंगे। और डॉक्टर के पास भी जाकर के क्या, एंटासिड की गोलियां ले आएंगे, रोज सुबह खा ले, पेट एक ले लेना। वो इलाज हुआ क्या? उससे क्या होता है, वो आपकी जठराग्नि, यानी आपके पेट में जो एसिड बनता है पचाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सुबह सुबह सबसे पहले उसी को न्यूट्रलाइज कर लिया, पूरे दिन जो भी खाते रहो वो पचेगा ही नहीं। उसका एसिड ही तो ब्रेक डाउन करता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, वो होगा ही नहीं। तो अगर आप एंटासिड ले लेके अपनी एसिडिटी को शांत भी रख रहे हो, तो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन तो नहीं होगा। तो ये जॉइंट वाली जो प्रॉब्लम है वो तो फिर भी होगी। तो जॉइंट प्रॉब्लम से अगर आपको बचना है, तो आपको अपने डाइजेशन को ठीक ही करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, ये तीसरे तरीके से भी आपके बोन और जॉइंट के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तीसरा तरीका क्या? किडनी को परेशान कर। किडनी और तरीकों से भी परेशान होता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम उन लोगों को वैसे भी ज्यादा होती है जो पानी कम पीते हैं या गलत तरीके से पानी पीते हैं। एसिडिक ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पिया, अल्कोहलिक ड्रिंक बहुत ज्यादा पिया, तो उनकी किडनी पर अगर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो, या फिर आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी किडनी को जो ब्लड जा रहा है फिल्टर होने के लिए, उसमें ऐसे सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं जो किडनी के लिए पहचान के नहीं है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारी किडनी को उस उन चीजों को फिल्टर करने के लिए, पहचानने के लिए डिजाइन ही नहीं किया है कुदरत। इससे किडनी की हेल्थ खराब होनी शुरू होती है। अब किडनी की जब हेल्थ खराब होनी शुरू होती है,
तो वो विटामिन डी को एक्टिवेट करना छोड़ देता है। किडनी की जब हेल्थ खराब होती है, जो कि 40-45 की उम्र के आसपास जाते जाते होने लगती है, अगर आपका डाइजेस्टिव इश्यूज है, आपको खान पान की प्रॉब्लम है, या आप दारू वगैरह पीते हैं, या कोई भी नशा करते हैं, या बहुत ज्यादा जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो किडनी की हेल्थ खराब होती है, या लिवर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो किडनी की हेल्थ खराब होती है। मेल में जब किडनी का हेल्थ खराब होता है, तो बहुत सारे हॉर्मोन्स की सिग्नलिंग में डिस्टरबेंस आता है, क्योंकि ब्लड में वो हर हार्मोन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वो रीड करने का जो सिस्टम है, उसकी उसका जो चेक पॉइंट है, हर सर्कुलेशन में जो उसका चेक पॉइंट है कि ब्लड में कोई हार्मोन कम तो नहीं हो गया, कोई हार्मोन ज्यादा तो नहीं हो गया, वो चेक पॉइंट किडनी ही है। किडनी में ही वो मैकेनिज्म है जो वो चेक करता है, और फिर दूसरे हार्मोन्स की मदद से सिग्नल देता है बॉडी को वो हार्मोन्स कम या ज्यादा बनाने के लिए। तो जैसे ही किडनी हेल्थ खराब होनी शुरू होती है, तो क्या होता है, तो मेन में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लोअर लिबिडो। इसीलिए 40-45 के एज तक जाते जाते ज्यादातर मेल में सेक्सुअल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। उनको हेयर फॉल होने लगेगा। इस एज में जाकर के बहुत सारे लोगों को हेरिडेटरी रीजन से भी होने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से, मेल हार्मोन कहते हैं उसको, मेल पैटर्न बाल्डनेस जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। और तीसरा, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होने की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, तो उसकी वजह से भी बोन वीक होने लगता है। सिमिलर वे में फीमेल में क्या होता है कि मेनोपॉज की एज की तरफ वो बढ़ने लगती हैं, तो उनका हार्मोनल इंबैलेंस शुरू होता है धीरे धीरे। हार्मोनल इंबैलेंस शुरू होता है तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में किडनी का फोकस उस तरफ शिफ्ट होता है, या किडनी अगर किसी वजह से अनहेल्दी हुई, तो उनको भी ये बोन्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। फीमेल में एक और इश्यू है कि हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से या किसी वजह से उनके अगर यूट्रस निकाल दिया जाए, तो यूट्रस की वजह के निकालने की वजह से जो वॉइड क्रिएट होता है, उसकी वजह से उनका जो कोलोन है, खासतौर पे सिगमेंट कोलोन, या जो कोल जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो बहुत सारा हिस्सा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से उनको डाइजेस्टिव इश्यू शुरू होते हैं, फिर वो रिजल्ट हो जाते हैं जॉइंट्स हेल्थ के डिटोरिएट होने में। इसलिए अगर आप एक रिसर्च करेंगे, ऑलरेडी रिसर्च है, आप पढ़ सकते हो उसको, या अपने सोसाइटी में अगर करेंगे, तो देखेंगे जिन महिलाओं को यूट्रस निकाल दिया गया है, आने वाले 5 सालों में उनको घुटने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप ये रिसर्च करके देख लेना अपने आसपास, 80% महिलाएं ये कंप्लेन आपको करेंगी कि उनका यूट्रस निकाला गया, उसके 4-5 साल के बाद उनको घुटने की प्रॉब्लम शुरू हो गई। बात बाकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आएगी बाद में, सबसे पहले घुटने की प्रॉब्लम। तो यानी कुल मिलाकर के आपको करना क्या है, कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप उस एज में नहीं पहुंचे हैं अभी, या पहुंच चुके हैं लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, और आप चाहते हैं कि बचे रहें, तो सबसे पहले आप अपने खान पान को सुधारिए। खान पान में जो टॉक्सिन है उसको हटाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट आपका डिस्ट्रॉय ना हो, उससे बचने के लिए बहुत ज्यादा मसालेदार और फ्राइड खाना मत खाइए। खाने पीने की चीजों से छिलके मत निकालिए, उसको साफ करने के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर का इस्तेमाल कीजिए। हाई फ्लेम कुकिंग मत करें, क्योंकि हाई फ्लेम कुकिंग में क्या होता है, अब आप कोई सब्जी फ्राई कर रहे हो, तो फ्राई करने में सबसे ऊपर वाला हिस्सा ही सबसे ज्यादा जलता है ना। बैंगन का भरता बनाते हो तो काला कौन सा हिस्सा होता है, जिसमें बैंगन का कलर है। तो बैंगन का 90% न्यूट्रिशन तो आपने खत्म कर दिया। परवल को फ्राई करते हो या भिंडी को फ्राई, किसी भी चीज को आप फ्राई करो, तो फ्राइड खाना और हाई फ्लेम खाने को अवॉइड करें, न्यूट्रिशियस फूड लें। ऐसा खाना ना खाएं जो आपके डाइजेशन को खराब करता है या आपके एसिडिटी को ट्रिगर करता है। एंटासिड लेकर के तो कभी भी एसिडिटी को शांत ना करें।
बेहतर है अपने डाइजेशन को ठीक करें, जिस ट्रीटमेंट में आप बिलीव करते हो, टीएनस के ट्रीटमेंट से या जो भी ट्रीटमेंट आपको सही लगता है। लेकिन एक गोली खाते रहो, एसिडिटी शांत रहेगी, वो तरीका कभी ना अपनाएं। ठीक है। अगर आपका डाइजेशन थोड़ा भी प्रॉब्लम में है या आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो दूध को कैल्शियम का अच्छा सोर्स मानने की गलती ना करें। कैल्शियम के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं। उस पे क्यों? क्योंकि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, लिवर हेल्थ ठीक नहीं है, उसमें अगर आप दूध लेते हैं, वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे देश में दूध के प्रोडक्शन से ज्यादा कंजम्पशन है। प्रोडक्शन से कंजम्पशन लगभग डबल है, तो बाकी दूध कहाँ से आता है आपको भी पता है। ज्यादातर लोग केमिकल वाला दूध कंज्यूम कर रहे हैं। खैर, उस चीज में बहस में नहीं पड़ेंगे। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो मिल्क में जो केसिन है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप हाई इंटेंसिटी फिजिकल वर्कआउट नहीं है या डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो मिल्क में जो केसिन होता है वो आपको डाइजेस्ट नहीं है। वो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो दूध का प्रोटीन और कैल्शियम तो एब्जॉर्ब नहीं ही होगा। डाइजेशन खराब करके वो बाकी खाने पीने की चीजों में जो कैल्शियम और प्रोटीन है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अगर आप दूध बंद कर देंगे, तो एटलीस्ट बाकी टोफू से या छाछ से या अंडे से जो कैल्शियम या प्रोटीन मिलना है वो तो मिलेगा बॉडी को। ये चीज को समझें। अगर आप अपने खाने की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त नहीं है, आप खुद से उगा रहे हैं या बहुत मतलब 200% भरोसा कर सके ऐसे सोर्स से आपका खाना आ रहा है, तब तो ठीक है कि आपको एकदम वो सीड टू फीड वाला सिस्टम पता है कि भाई उसका बीज कैसा था, उसके खेत में वो क्या फर्टिलाइजर यूज करता है, साल भर में कितनी फसल उगाता है, कैसे वो उसकी देखभाल करता है, वो सारी चीजें आपको अगर पता है और भरोसा कर सकते हैं, तब तो ठीक है। तब तो आपको खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी मिलेगी और शुद्ध साफ खाना भी मिलेगा। लेकिन अगर ये श्योर नहीं है, अगर आप मार्केट से खाना खरीदने पे डिपेंड करते हैं, तो 90% ऑर्गेनिक के नाम पे बिकने वाला खाना फेक है। और बाकी जो 10% ऑर्गेनिक के नाम पे बिकने वाला खाना है, वो इतना कॉस्टली है, इतना कॉस्टली है कि पूरे महीने की कमाई आपके खाने में घुस जाएगी। उससे बेहतर है सप्लीमेंट्स खा लेना, उससे सस्ता पड़ेगा। अगर आप हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन ये सब खरीदने लगे ना, तो उससे कहीं सस्ता आपको पूरे परिवार के लिए सप्लीमेंट्स पड़ेंगे। और तो भी गारंटी नहीं है कि ऑर्गेनिक के नाम पे जो आपको दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं। लेकिन सप्लीमेंट्स में भी ये फॉर्मूला हर जगह लागू होता है। 300 रुपए में अच्छा जूता मिलेगा क्या? लेकिन बाजार में 300 रुपए में भी जूता मिलता है और 3000 में भी मिलता है। 200 रुपए में अच्छी साड़ी मिलेगी क्या? लेकिन बाजार में 200 की साड़ी भी मिलती है, 2000 की भी साड़ी मिलती है। 5-7 हजार में अच्छा फोन मिलेगा क्या? बाजार में 5-7 हजार का भी फोन है, 15-20 हजार का भी है, 50-60 हजार का भी है, 1.5-2 लाख का भी है। 6-7 लाख में अच्छा फ्लैट मिलेगा क्या? लेकिन 6-7 लाख में फ्लैट मिलता है अभी भी, 60-70 लाख में भी मिलता है। तो ये याद रखिए, ये फॉर्मूला लोग ये बाकी चीजों में ये फॉर्मूला समझते हैं, सप्लीमेंट्स के मामले में तो ये सप्लीमेंट आपका तो बहुत महंगा है। भाई महंगे का रीजन होता है, वो फॉर्मूला हर जगह लागू होता है। टीएन्स का अगर मैं रिकमेंड करता हूं तो उसकी एक वजह है, क्योंकि मैंने उसको 8-9 सालों से लोगों को दिया है, खुद भी इस्तेमाल किया है, तो मुझे उसके रिजल्ट पे भरोसा है। आप अपनी मर्जी का कोई भी सप्लीमेंट लो। मैं ये नहीं कह रहा कि टीएनसी सबसे बढ़िया बनाता और इसके अलावा कोई बढ़िया बनाता नहीं, बहुत सारे ब्रांड है। लेकिन सस्ते के चक्कर में मत। जो फर्क 200 की साड़ी और 2000 की साड़ी और 20 हजार की साड़ी में है, वही 200 के सप्लीमेंट, 2000 के सप्लीमेंट और 20 हजार के सप्लीमेंट, वही फर्क है। लेकिन जो चीजें एक्सटर्नली यूज होती हैं, उसमें तो केवल आपका पैसा जाएगा। मान लो आपने सस्ते के चक्कर में खराब जूता खरीद लिया या खराब साड़ी खरीद ली, तो क्या होगा? एक बार में कलर फेड हो जाएगा, 2-4 दिन पहनने के बाद जूता फट जाएगा, पैसा ही डूबेगा ना। लेकिन सस्ते के चक्कर में अगर सप्लीमेंट गलत ले लिया, तो सिर्फ पैसा नहीं डूबेगा, आपकी सेहत डूबेगी। और बाई चांस कहीं कोई साइड इफेक्ट हो गया, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
उसके बाद बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें तो पिछले सेशन में जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी वजह से अगर नहीं कर पाए, टाइम की वजह से, आलस की वजह से, बहुत ज्यादा वजन की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से, उम्र की वजह से, किसी भी वजह से अगर आप सुबह शाम 4-5 किलोमीटर वॉक नहीं कर पा रहे या 15,000 स्टेप नहीं चल पा रहे पूरे दिन में, तो आप बीसीएम मशीन खरीद लीजिए। एक सोने की ढंग की अंगूठी से भी सस्ती है वो मशीन। सोने की अंगूठी जिंदगी भर पहन के रखोगे ना, किसी काम नहीं आएगी। दिखाने के लिए लोग पहनते हैं ना, और क्या होता है, दिखावा, दिखाने के अलावा उसका और कोई वो नहीं है, पर्पस नहीं है। कहते हैं सोना और प्रॉपर्टी काम तभी आती है जब वो बिक जाती है। जब तक आपके पास रहती है तब तक काम नहीं आती। और दिखाने के लिए तो कौन, बताओ कि कौन, अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो और आपने अंगूठी नहीं पहनी है, तो वो आपको कुर्सी पे बिठाता है, और अगर आप सोने की अंगूठी पहन के जाओगे तो 4 कुर्सी पे बिठाएगा, नहीं बिठाएगा ना। तो वो जो दिखावा सिर्फ आपके मन का वहम है। लोग बोलते हैं अगर आप दिखावा ही करना है तो आर्टिफिशियल खरीद लो, सस्ता भी पड़ेगा, कोई छीन ले, कोई लूट ले, कोई कहीं गिर जाए, खो जाए, कोई गम नहीं। लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पता चल जाता है। अरे भाई, जो सुनार होता है ना, उसके पास भी आप सोना लेकर के जाते हो ना बेचने, तो वो घिस के या वो मशीन से उसको चेक करता है। जिंदगी भर सोने का काम करने वाला सुनार जब आंखों से देख के नहीं पहचान पाता कि असली है कि नकली है, तो आम आदमी कैसे पहचान लेगा? ये सिर्फ मन का भ्रम है। खैर, ये चॉइस आपकी है। मैंने सलाह दिया, आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करें, आप जिम जा करके सुबह शाम एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, बात एक ही है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से मतलब है। बीसीएम के और कुछ एक्स्ट्रा फायदे हैं, लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं कर सकते तो जरूर, क्योंकि वो जो षटकर्म होता है, आयुर्वेद का जो एक थेरेपी प्रोसेस है, जिससे आपके जॉइंट्स और बोन्स और मसल्स को मजबूत किया जाता है, उसके सारे फायदे बीसीएम मशीन में है। पंचकर्म, षटकर्म, रेफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, हाई फ्रीक्वेंसी, हेलिकल वाइब्रेशन और मैग्नेटिक थेरेपी, ये 5 थेरेपी रिजीम उस मशीन में है जो आपकी बॉडी पे एक साथ काम करते हैं। पूरी बॉडी का क्लींजिंग करेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लिवर, ये सबसे छुटकारा मिलेगा। एक्स्ट्रा वेट है, वेट लॉस होगा। हार्मोनल इंबैलेंस भी कर देता है वो, यानी वो एक मशीन जॉइंट और उससे रिलेटेड 90% चीजों में आपको हेल्प कर देता है। हाँ, कैल्शियम कम हो गया तो उस मशीन की थेरेपी लेने से पूरा नहीं हो जाएगा, वो तो खाना ही पड़ेगा। मैग्नीशियम कम हो गया तो वो तो खाना ही पड़ेगा। आप सोचोगे खाली मशीन करने से वो हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके बाद किडनी हेल्थ के लिए वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। तो वाटर इनटेक, अगर आप एडल्ट हैं तो हर घंटे एक गिलास 200 से 250 ml पानी आप, 150 से 250 ml पानी आप जरूर पीजिए हर घंटे। ये नहीं कि 3 लीटर एडल्ट के लिए पानी पीना अच्छा है, तो एक बोतल सुबह पी लिया, एक बोतल दोपहर को पी लिया, एक बोतल शाम को पी लिया, 3 लीटर का कोटा पूरा हो गया, कोई फायदा नहीं। इतना पानी एक साथ आपकी बॉडी में इंजेस्ट नहीं होगा, वो ब्लैडर में पहुंच जाएगा, बार बार आपको सुसु जाना पड़ेगा खाम खाम। ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, अगर अपना खान पान अच्छा रखेंगे, डाइजेशन अच्छा रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी का रूटीन बना करके रखेंगे, तो आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर ऊपर वाला ना करे कि हो चुका है या किसी को आगे हो जाए, घुटने की प्रॉब्लम हो जाए, चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगे, उससे पता चलता है। अगर आपको उतरने में दिक्कत हो रही है तो कार्टिलेज की प्रॉब्लम है, अगर चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो अगर ये सब, तो जब प्रॉब्लम शुरू हो तभी इलाज कीजिए, जब बर्दाश्त के बाहर हो जाए तब नहीं। क्योंकि बहुत टाइम से उसमें इलाज, कहते हैं ना घुटने का, घुटना बदलना, घुटना तो नहीं बदला जाता, उसमें जो कार्टिलेज की लेयर है वो इम्प्लांट डाला जाता है। तो अगर आपको बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, घुटने से आवाज आने लगी, बोन्स आपस में टच होने लगे, हड्डियां घिस गई, तो जो कैविटी है, जो वो सिनोवियल फ्लूइड जिसमें रहता है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, या आप लोग बोलचाल की भाषा में ग्रीस भी बोल देते हैं कि घुटने की ग्रीस खत्म हो गई, तो मान लो ये दो ढक्कन जैसे बने हुए उसमें फिल है, वो दोनों ढक्कन चिपकते हैं, लेकिन ढक्कनों के किनारे अगर घिस गए तो वो, अगर बहुत टाइम लगा देंगे तो सर्जरी भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होती।
लेकिन सर्जरी जरूरी नहीं है। जैसे ही आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो, उसी समय में अगर आप टीएन्स के ऑल्टरनेटिव थेरेपी की मदद से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो बहुत कम खर्चे में बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई हो, इवन डॉक्टर्स ने आपको सलाह दे दिया हो कि घुटना बदलना पड़ेगा या जॉइंट बदलना पड़ेगा या कुछ भी, इन दैट केस ऑल्सो सर्जरी से कम खर्चे में आपका घुटना पूरा ठीक हो जाएगा। अब एक इश्यू है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रुमेटाइड आर्थराइटिस। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हिसाब से जो रुमेटाइड आर्थराइटिस है वो लिवर, स्प्लीन और किडनी, ये तीन चीजों का इंबैलेंस, क्योंकि आपकी बेसिकली इम्यूनिटी के लिए भी ये तीन चीजें जिम्मेदार है। तो ये तीन चीजों का इंबैलेंस, उसकी वजह से इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है कि आपके ही इम्यूनिटी सेल्स खराब बनते हैं। आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी सेल्स हैं वो खराब बनते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल भी खराब बनते हैं जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो वैसे इम्यूनिटी सेल भी खराब बनते हैं। तो वो जो खराब बनने वाले सेल्स हैं उनको ये क्षमता नहीं होती कि वो दुश्मन और दोस्त में भेद फर्क कर सके। तो वो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, यानी जो दोस्त सेल हैं, उसी को मारना शुरू कर देता है। यानी अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही बॉडी के सेल्स को मारने लगती है। तो जिसकी वजह से वो ऑर्गन कमजोर होने लगता है। अब अपनी ही बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स को तो आप नहीं मार सकते क्योंकि दुश्मन वही है, उसको मारोगे तो ठीक होगा, लेकिन अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सेल्स को मार दोगे तो एक बीमारी ठीक हो ना हो, दूसरी 70 बीमारियां और हो जाएगी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से। इसलिए वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती। उसमें इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है। उसको थोड़ा बहुत सिम्टम्स को, मतलब जैसे अगर हम रुमेटाइड आर्थराइटिस की बात करें उसको ऑटो इम्यून आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो रुमेटाइड आर्थराइटिस के केस में, और इस बीमारी को कहा जाता है कि ये ठीक नहीं होती। रिमेटोलॉजी के डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे, स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे, तो वो भी पहले ही बता देगा ये ठीक तो कभी नहीं होगा। इसको सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कंट्रोल कैसे करोगे? कंट्रोल कैसे करते हो? दवाइयां दे करके। और ह्यूमन बॉडी ऐसी बनाई गई है कि इसको कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक दोगे तो उसके लिए वो प्रोन हो जाता है। तो धीरे धीरे दवाइयां भी असर होने लगती है, बाद में वो हड्डियां मुड़ने लगेगी, उंगलियां मुड़ने लगेगी, घुटने टेढ़े हो जाते हैं, लोगों के लिए चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल हो जाता है। गठिया के पेशेंट्स का हाल आपने देखा होगा। कितने भी बड़े रूमेटोलॉजिस्ट से या एलोपैथी मेडिसिन सालों से खाने के बावजूद भी किसी को पूरी तरह ठीक होते देखा है? लेकिन शुरुआती दौर में अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हिसाब से किया जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अब आप जॉइंट और बोन हेल्थ के लिए क्या है कि जॉइंट और उसमें समस्या क्या आती है कि शुरुआत में लोग उसकी पहचान के लिए जो जरूरी टेस्ट है वो कराते नहीं है, हाई लेवल के टेस्ट। शुरुआत में तो जॉइंट पेन हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है, वो समझ के लोकल छोटे मोटे डॉक्टर से या छोटे मोटे हॉस्पिटल से या अपने ही मन से डॉक्टर बन के गूगल बाबा से पूछ के कभी कोई स्प्रे लगा लिया, कभी कोई बाम लगा लिया, कभी किसी ने बता दिया तो कैल्शियम खा लिया, कभी ये सिरप पी लिया, कभी फलाने कंपनी का काढ़ा, तो ये सब करते रहे। लेकिन ये जो हड्डियों और जोड़ों की मजबूती वाले जो लोग टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स खाने लगते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए क्या क्या चाहिए? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी 12 और प्रोटीन, ये सारी चीजें चाहिए। प्रोटीन इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन ए इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन बी 12 इम्यूनिटी बढ़ाता है और जिंक भी इम्यूनिटी बढ़ाता है। बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? यानी हड्डियों और जोड़ों की मजबूती के लिए जितनी चीजें चाहिए उसमें से केवल कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस को छोड़ करके तो बाकी चीजें सिग्निफिकेंट तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाती है। और आपकी दुश्मन ही इम्यूनिटी है।
यानी अगर आपको ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है और आपने उसको बिना पहचाने हुए जॉइंट हेल्थ वाले सप्लीमेंट्स या मेडिसिन लेना शुरू कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली? अपनी प्रॉब्लम बढ़ाने लगते हो। तो जब भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उसको हल्के में ना ले, मजाक में ना ले। करे तो अपने खर्चे के लिए, अपनी कमाई के चक्कर में, अपना मशीन बेचने के चक्कर में, अपना उसके चक्कर में कर रहे हैं। आपके चक्कर में कोई नहीं है, सबकी जिंदगी अपनी चल रही है। आप नहीं भी आओगे तो उसकी जिंदगी तो चल ही जाएगी। लेकिन इस सोच से आपका कई गुना ज्यादा नुकसान हो सकता है। भले आपको किसी के बारे में ऐसा लग रहा है तो कहीं और करा लीजिए, मेरे बारे में ऐसा लग रहा है तो मेरे पास मत आइए, कहीं और चले जाइए। लेकिन जब भी आपको जॉइंट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड दर्द, उठने बैठने में तकलीफ, जॉइंट्स में स्टिफनेस, गर्दन में तकिया ऐसे कर लिया तो थोड़ी गर्दन में दर्द हो गया होगा, ये हो गया होगा, अपने मन से अंदाजे मत लगाइए। उससे रिलेटेड सारे पहलुओं पे गौर करके सारी जांच जरूर करवाइए। अगर ये, हाँ, एक बार हुआ उसके बाद सालों तक नहीं हो रहा चलेगा, लेकिन एक बार हुआ, कुछ टैबलेट लिया ठीक हो गया, फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हो गया, ऐसा अगर 2-3 महीने में रेगुलर होने लगे या डेली होने लगे, तो हर एंगल से जांच करवाइए। लेकिन डाइजेशन का जांच जरूर करवाइए। डाइजेशन को प्रॉपर अगर ठीक नहीं है तो भले ब्लड में अभी नहीं शो हो रहा हो, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाकर के यूरिक एसिड या रूमेटिज्म शो होगा। तो उसी एंगल से अपने ट्रीटमेंट का प्लान कीजिए। सबसे पहले जो काम करना है, ये सब प्रॉब्लम शुरू होने पे, सबसे पहले, कुछ भी हो जाए, चाहे 6 महीने साल भर के लिए जीभ के स्वाद को एकदम त्यागना पड़े, लेकिन डाइजेशन को ठीक करना है हर हाल। क्योंकि बोन्स और जॉइंट की प्रॉब्लम आप तब तक नहीं ठीक कर सकते जब तक आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। फिर वही, आप तो, आप या तो आप जिंदगी भर तकलीफ झेलेंगे या फिर ऑपरेशन कराएंगे और उसके बाद भी तकलीफ झेलेंगे। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और ठीक करने वाली जो दवाइयां आप खाएंगे वो भी तो डाइजेस्ट ही होंगी ना। एलोपैथी में एक चीज शुरू हो गया, अभी सीधे इंजेक्शन, घुटने में ही इंजेक्शन दे दो, डाइजेशन को बाईपास करो। वो घुटने में इंजेक्शन क्यों देना पड़ता है? क्योंकि उसको भी पता है कि ये अगर गोलियों के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में देंगे तो इसका डाइजेशन तो ठीक है नहीं, वो पचेगा ही नहीं शरीर में। लेकिन वो भी टेम्परेरी, 3 महीना 6 महीना फिर शुरू, लेते रहो इंजेक्शन। तो ये अगर नहीं करना चाहते तो जैसे ही हड्डियों जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, पहला लक्षण भी दिखे आपको, तो सबसे पहले अपने डाइजेशन, अपने लिवर, अपने स्टमक, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कॉन्स्टिपेशन के पीछे पड़ जाओ, कि उसको एकदम ठीक करना है। ऐसा आपने कर लिया तो 70% लड़ाई आपने जीती। क्योंकि बॉडी फिर खुद ही रिपेयर करने लगती, हो सकता है आपको ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े उसके बाद। तो सही बता रहा हूं, अगर आपने शुरुआती लक्षण आते ही डाइजेशन खाली ठीक कर लिया तो हो सकता है आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। नॉर्मल खाने से ही सारी चीजें मिल जाएंगी और शरीर खुद को रिपेयर कर लेगा। नहीं हुआ तो थोड़े बहुत सप्लीमेंट से। और दूसरा, जैसे ही हड्डियों जोड़ों का दर्द शुरू होता है तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बंद, चलना फिरना। तो केवल कार्टिलेज के इश्यू में, अगर नी में कार्टिलेज का बहुत सीवियर इश्यू है या बहुत ज्यादा वजन है, इन दोनों केसेस को छोड़ करके आप चलना फिरना बंद ना करें, मूवमेंट चालू रखें। नहीं तो फ्यूजन सूजन के साथ साथ स्टिफनेस भी शुरू हो जाएगी और वो और महंगा पड़ेगा आपको। लेकिन किसी वजह से अगर चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो कंजूसी ना दिखाएं, बीसीएम जरूर ले लें। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको मेरी बात अभी अच्छी लगे बुरी लगे वो आपकी चॉइस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे जो कहना है मैं वो कहूंगा कि अवॉइड करने से हेल्थ प्रॉब्लम्स में आप पैसा नहीं बचा सकते।
आपको किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, अवॉइड कर दो, गिफ्ट देने में या सगन देने में जो पैसा लगना है बच जाएगा। किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, अवॉइड कर दो, गिफ्ट का पैसा, आने जाने का खर्चा बच जाएगा। लेकिन हेल्थ इश्यूज में अगर आप खर्चे को अवॉइड करोगे कि जुगाड़ कर लूं, कोई देसी नुस्खा चला लूं, ऐसा नहीं कि देसी नुस्खे काम नहीं करते, कर जाते हैं कई बार, लेकिन अगर आप उन्हीं के पीछे पड़े रहोगे, खासतौर पे पैसा बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अवॉइड करते रहोगे, तो बहुत महंगा पड़ेगा। जो चीज आज आपकी 10,000 में ठीक होने वाली है, वो 2 लाख लेके भी जाएगी, और हो सकता है 2 लाख देके भी ठीक ना हो। ये होना ही है। हेल्थ इश्यूज को अवॉइड करके आप पैसा बचा नहीं सकते, बल्कि उस पे जितने दिन आप अवॉइड कर रहे हैं उतने दिन कंपाउंड इंटरेस्ट उस पे जुड़ता जा रहा है। आज 10,000 में ठीक होने वाला था, 6 महीना अवॉइड कर दिया, वही चीज 20,000 में ठीक होगी। 2 साल अवॉइड कर दिया, वही चीज 1 लाख में ठीक होगी। 5 साल अवॉइड कर दिया, वही चीज 5 लाख में भी ठीक नहीं होगी। ये सच्चाई है। जो लोग भी सीवियर प्रॉब्लम से, हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं और बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, उनसे एक बार मिलिए और उनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम का पहला लक्षण उनको कितने साल पहले आया, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या इलाज करवाया। आपको मेरी बातों में कितनी सच्चाई है ये पता चल जाए। तो ये था कि आप अपने जॉइंट्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। यकीन मानिए, जॉइंट्स की सारी प्रॉब्लम्स बिना ऑपरेशन के भी रिकवर की जा सकती है। और जॉइंट्स की सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी, अपने डाइट और डाइजेशन का ख्याल रखें। तो अगर आप उस एज ब्रैकेट में पहुंचने वाले हो तो सावधान हो जाओ। रही हार्मोनल बैलेंस की बात, तो हार्मोनल बैलेंस पे मैंने इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक सेशन करने वाला हूं कि 40-45 की उम्र के बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो क्यों होते हैं। मतलब मैंने बताया था सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें भी हार्मोन्स का जिम्मेदार है। उसमें हम सारे हार्मोन्स की बात करेंगे कि हार्मोन्स कम क्यों होने लगते हैं शरीर में, या कोई हार्मोन बढ़ने क्यों लगता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होने लगती है और उसे कैसे बचा जा सकता है। तो उसमें ये दोनों हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बोन्स और जॉइंट्स के इशू होता है, वो भी कवर हो जाएगा। तो आज फिलहाल इतना ही समझिए। और किसी भी तरह का जॉइंट हेल्थ का इशू हो तो आपको जिसने भी ये सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, या उनसे अगर सोल्यूशन ना मिले तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, उसके बाद अगर किसी के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।